अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। आरएसआई एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हों तो उसके अंदर आपको इस बात पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस मिलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर प्राइस स्ट्रक्चर होता है और प्राइस एक्शन होता है। ज़्यादा इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने का नुकसान ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स देख रहे होते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप जितना अपने ट्रेडिंग के अंदर कम से कम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। मगर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बहुत कॉमनली यूज इंडिकेटर्स होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस डेफिनेटली होते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोगों को ये एग्जांपल दी थी कि अगर आप कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं और वहाँ रेड लाइट होती है और आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और सारे लोग ब्रेक लगाते हैं, तो उसकी वजह यह है कि आप सबको पता है कि अगर रेड लाइट होगी तो हमें गाड़ी को रोकना है। तो जिस इंडिकेटर को सारी दुनिया यूज़ कर रही होती है उसका सबसे मेन एडवांटेज यही होता है कि वो चेंजेस सब देख रहे होते हैं। तो उस इंडिकेटर का बजाते खुद कोई कमाल इतना नहीं होता, मगर चूंकि सब लोग उसको देख रहे हैं तो उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो जो आरएसआई इंडिकेटर है ये बहुत कॉमनली यूज होता है। आप जब भी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ोगे तो उसमें आरएसआई को ज़रूर एक्सप्लेन किया जाता है। आरएसआई निकालने का तरीका ये होता है कि आप बेसिकली इंडिकेटर्स में जाके आप आरएसआई लिखें। ये यहाँ पे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई के नाम से आ जाता है। ये यूं करके आप प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, बेसिकली ये कहता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं और उसको हम समझें तो वो उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए एक बंदा वॉक कर रहा है, ठीक है। और वॉक करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए वॉक करता है और वो जॉगिंग स्टार्ट कर देता है। तो अपने स्पीड अगर हम उस बंदे की देखें तो उसकी रिलेटिवली स्पीड या स्ट्रेंथ बेहतर हुई है। तो उसका आरएसआई जो होगा वो ऊपर की जानिब जाएगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर वो रनिंग कर रहा था और स्लो डाउन होके वॉक करना शुरू करता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई है। तो हम कहेंगे कि उसकी आरएसआई बेसिकली डिक्लाइन कर रही है। स्टॉक्स के अंदर अब स्टॉक तोड़ता तो है नहीं, बेसिकली अगर प्राइस अप जाएगी तो उसी स्टॉक की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा, उसी के मुकाबले में अपने आप के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए एक बंदा पहले वॉक कर रहा है, वॉक करने के बाद वो जॉगिंग करना शुरू करता है, वो बढ़ेगा। जॉगिंग करते करते वो अपनी स्पीड बढ़ाता रहता है, वो प्रॉपर रनिंग पे आता है और एंड में वो फुल शूट लगा के भागना शुरू कर देता है। तो ये उसकी जो आरएसआई होगी वो अप जाती जाएगी, ठीक है। मगर एक टाइम आएगा, एक लिमिट आ जाएगी कि जिसके बाद वो अपनी स्पीड को मज़ीद नहीं बढ़ा सकता। एक एक लिमिटेशन आ जाएगी। तो आरएसआई के अंदर वही वाला पॉइंट है कि चलते चलते भी अगर आप वो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अगर खड़ा हो जाएगा तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो आरएसआई के अंदर बेसिकली यही होता है कि इसके अंदर दो लिमिट्स होते हैं। एक 100 होता है जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा होता है और एक तरफ ज़ीरो वैल्यू होती है। कोई भी स्टॉक जनरली 100 पे नहीं जाया करता और कोई भी स्टॉक ज़ीरो पे भी नहीं आया करता। इन्हीं के दरमियान ये ऑसिलेट करता रहता है। तो इट इज़ बेसिकली एन ऑसिलेटर। और हम ऑसिलेटर्स के मुतालिक ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेटर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो रेंज बाउंड मार्केट्स में तो अच्छा काम कर लेते हैं मगर वो ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट तो ऊपर जाई जा रही है। अब आरएसआई का प्रॉब्लम यह है कि वो 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 100 क्या कि उससे पहले ही ये इसको एक स्टॉप लग जाता है। तो इसलिए ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा होता है 0 और 100 के दरमियान, ठीक है। तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंट
एक्सप्लेनेशन अगर आप समझना चाहें तो वो है। अब इसके अंदर एक क्लासिकल डेफिनेशन होती थी। जो क्लासिकल डेफिनेशन है इसकी, वो ये होती थी कि इसके ना ये दो लाइंस लगी होती थी। ये जो दो लाइंस हैं ये 30 और 70 के ऊपर लगी होती थी। ठीक है। अब जो 70 से ऊपर वाला जोन होता था इसको कहते थे कि जी ये ओवर बॉट जोन है। ठीक है। और जो 30 से नीचे वाला जोन होता था, ये वाला जो जोन है इसको कहते थे कि ये ओवर सोल्ड जोन है। अब ये जो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड है, इसका मतलब क्या है? देखें, एक चीज़ याद रखनी है कि मार्केट के अंदर बेसिकली जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तो उसकी वजह ये होती है कि ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं, बायर ज़्यादा हो जाते हैं, जो किसी भी कीमत के ऊपर उस प्राइस को ख़रीदना चाह रहे होते हैं। ठीक है। वो अगर आप उसे कहते हैं कि जी 100 रुपये, तो 100 रुपये भी ख़रीदने के लिए 10 बंदे बैठे होते हैं। तो बेचने वाला कहता है अच्छा जी 150 का बेचूंगा, 150 पे वो कहते हैं जी दे दें। तो फिर वो कहता है अच्छा 200 रुपये का दूंगा। ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा 200 पे भी खरीदने को तैयार है। तो फिर एक प्राइस वो आ जाएगी कि जब बायर्स कहेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि बायर्स ने खरीदते खरीदते अपने आप को उस कंडीशन में ले गए कि जहाँ पर वो ओवर बॉट हो गया है। ठीक है। और जो ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जो सेलर्स होते हैं बेसिकली वो चीज़ को बेच रहे होते हैं। ठीक है। अब वो बेचना चाहते हैं, बायर कहते हैं नहीं यार मैंने तो नहीं खरीदना। अक्सर आपने देखा होगा, आपकी इस जगह पे खड़े होंगे, कोई बंदा आ जाएगा आपको कालीन बेचने के लिए, आपको कहेगा जी 10,000 का बेचना है, आपको यार मैंने तो 500 का लेना है। वो कहेगा अच्छा 8,000 का ले लो, 5,000 का ले लो, 3,000 का ले लो। तो वो बेसिकली क्या करेगा कि वो बेचना चाह रहा है, तो वो किसी भी कम से कम कीमत में आना चाहेगा। तो होते 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 जब वो बहुत प्राइस कम हो जाएगी, तो एक टाइम आएगा कि सेलर भी कहेगा नहीं यार इससे ज़्यादा कम में मैं नहीं बेचूंगा, इसमें तो मुझे नुकसान है। तो अगर जब प्राइस उस लेवल पे चली जाती है तो हम कहते हैं कि ये ओवर सोल्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझें कि ये ओवर बॉट टेरिटरी मानी जाती थी और ये ओवर सोल्ड टेरिटरी मानी जाती थी। तो क्लासिक की डेफिनेशन ये थी कि जी जब ये यहाँ पे ओवर सोल्ड हो जाए, यहाँ पे आप बाई कर लें, और जब ये यहाँ पे ओवर बॉट हो जाए तो आप यहाँ पे सेल कर दें। मगर ये जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में कहीं पर भी आप चले जाएं, आरएसआई इस तरह से काम नहीं करती। अब आरएसआई का कॉन्सेप्ट क्या है? अब आरएसआई का बेसिकली कॉन्सेप्ट इस तरह से लिया जाता है कि जब भी मार्केट ट्रेंड करेगी तो हम आरएसआई को आइडियली दो जोन्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक बुलिश टेरिटरी हम बना लेते हैं और एक हम बेरिश टेरिटरी हम बना सकते हैं। ठीक है। तो मतलब एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हम इस इंडिकेटर को यहाँ पे 70-30 की जगह हम यूं लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कि 55 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम 45 कर देते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये 55 और 45 करें तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस जोन से ऊपर अगर होगा, इस जोन में ट्रेवल करेगा आरएसआई, तो ये जो जोन है हमारे पास ये बेसिकली एक बुलिश जोन है। एक बुलिश, जब स्टॉक मार्केट में ये यहाँ पे आएगा तो ये बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इसके बरक्स अगर ये इससे नीचे वाली टेरिटरी में करेगा तो हम इसको कहेंगे कि ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब कर रहा है, इस जगह में अगर कर रहा है तो ये एक बेरिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो हम इसकी इस तरीके से टेरिटरीज मार्क कर सकते हैं, क्योंकि देखें अगर आप यहाँ पे देखें, फिर मजीद यहाँ पे देखें, फिर मजीद यहाँ पे देखें, तो ये सारी जगह जो है ना ये तो शदीद किस्म की, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो स्टॉक मार्केट थी ये 15 पे पहुंची हुई थी या 14 पे पहुंची हुई थी। तो ये तो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन थी। ठीक है। मगर इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन आप यूँ भी तो ले सकते हैं कि यहाँ पर बेयर्स इंतहाई डोमिनेंट थे, इंतहाई डोमिनेंट थे, और उस डोमिनेंस से निकालने के लिए आपको बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम वही भागने वाली मिसाल लें कि एक बंदा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है और वो फुल शूट में भाग रहा है। ठीक है। बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अब उसका मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है ना, मतलब वो फुल, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे जो
आरएसआई थी वो 88 पे पहुंची हुई थी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अगर आरएसआई आप देखें कि ये 88 पे पहुंची हुई है, ये जोन बनता है, तो यहाँ से मार्केट कितनी गिरी है? मार्केट तो इतनी नहीं गिरी। अगर आप देखें ये जो लेवल था हमारे पास 40,000 का, तो ये प्रैक्टिकली हमारे पास ये जो एक्सट्रीम लेवल आया था वो 40,000 तो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। आप अगर इस पर्टिकुलर जोन पे देखें तो अगर एक बंदा बहुत तेजी से रनिंग कर रहा है, हम वो उसी की एग्जांपल लेते हैं, अब वो भागता जाता है भागता जाता है भागता जाता है, बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, तो अगर वो ब्रीदिंग के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए स्लो डाउन करता है तो डेफिनेटली उसकी आरएसआई तो कम हो गई। मगर इसका क्या मतलब है कि वो वहाँ से बिल्कुल निढाल हो गया? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है रेस्ट करे, थोड़ी देर वॉक करे, अपने सांस को बहाल करे, और एक दफ़ा फिर चूंकि वो वार्म अप तो है, वो फिर भागना शुरू कर दे। हाँ, जब वो बिल्कुल एक टाइम आ जाएगा, आप देखेंगे कि वो जब स्लो डाउन होगा उसके चेहरे पे थकावट के आसार होंगे, वो नढाल हो चुका होगा। अब आप कह सकते हैं कि नहीं यार, अब इसमें हिम्मत नहीं है, अब ये थक गया, ठीक है, अब ये नहीं उठ सकेगा। तो आरएसआई के अंदर हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम आरएसआई में इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे कि यार ये अब चूंकि हमारे पास 70-80 पे पहुंच गया तो बस अब ये थक गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी है, ये हमारे पास 3 अगस्त 2020 का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट हमारे पास तकरीबन 87-88 की आरएसआई भी थी, ये आपका स्पॉट था। ये तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट में मार्केट ट्रैवल कर रही थी, मगर मार्केट ने उसके बाद से बेशक मार्केट बहुत ज़्यादा भी मार्केट ने डिप लिया। अगर हम यहाँ पे भी देख लें, मार्केट तकरीबन 25 के आरएसआई पे भी आई थी, तो भी 42,500 के राउंड अबाउट में हमारे पास इंडेक्स था। 40,000 को उसने क्रॉस नहीं किया। तो जब भी आपने आरएसआई को देखना है तो आरएसआई को आप इस तरह से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में ना देखा करें। आप यूँ देखा करें कि क्या ये आरएसआई बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है कि बेरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अब अगर वो बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करता है तो उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो अभी कूल डाउन कर रहा है, क्योंकि आरएसआई का प्रॉब्लम ये है कि आरएसआई ने अगर दोबारा ऊपर जाना है, ठीक है, अगर दोबारा उसने ऊपर जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा कूलिंग करे, अपने आप को अपना अपना वैल्यू को कम करे। मिसाल के तौर पे जैसे अब यहाँ पर वही वाली जो जगह मैं 40,000 के ऊपर आपकी आरएसआई 88-89 के ऊपर थी, मगर अगर आप इस जगह में जो लेटेस्ट आपका है मार्केट 47,000 पे खड़ी है, मगर आरएसआई सिर्फ 64.8 है, ठीक है। तो आपने एक जनरली कोशिश किया करें कि इस जोन्स के हवाले से आरएसआई को देखा करें कि क्या ये बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है या फिर बेरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूज़ आप आरएसआई का कर सकते हैं, एक तो ये है कि हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आरएसआई बुलिश टेरिटरी में जा रहा है कि बेरिश टेरिटरी में जा रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज आप उठा सकते हैं हमेशा आरएसआई का, वो ये है कि आप आरएसआई की ना मैक्सिमम वैल्यू नोट करके रखा करें। हर स्टॉक की एक डिफरेंट वैल्यू होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा फुल शूट पे भागता है, ठीक है, पूरी ताकत से भागता है, तो उसकी एक मैक्सिमम स्पीड होगी, उस स्पीड से ज़्यादा वो नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह आरएसआई का भी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएसआई भी ना जनरली 100 पे तो कभी भी नहीं पहुंचेगी, मगर एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा आरएसआई भी नहीं जाया करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं KC 100 इंडेक्स का देखूं तो ये आप एक वैल्यू देखें, राउंड अबाउट 87-88, ठीक है, 87-88 के यहाँ पे एक वैल्यू लगाई थी, और यहाँ पे भी जब ये 87-88 पे पहुंची थी, ये इस जोन में भी, तो इसको सांस लेना पड़ा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बेयर्स वापस आ गए थे, मगर इसको ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए बनानी पड़ी, इसको थोड़ा सा गहरे सांस लेने पड़े ताकि ये ऊपर जा सके। तो जब भी आप इस तरीके से कि इसी तरह लोज में भी है कि एक ख़ास लो से ज़्यादा नहीं ये नीचे जाएगा, वहाँ पे इसको एक ठीक ठाक ब्रीदिंग स्पेस लेना पड़ेगा, और ये हो भी सकता है कि वहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट भी हो जाए। मैं यह हरगिज़ नहीं कह रहा कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जब हमारे पास ये जो जगह थी, अगर हम देखें ये जो जगह थी, जब ये 86-87 पे पहुंचा था, तो इसके बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए तो ऊपर जाती गई, यहाँ पे इस जगह में ऊपर जाती गई और ये नीचे आता गया,
मगर उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट नीचे गिरी। तो इट इज़ पॉसिबल। मगर बिल फर्ज आप यहाँ पर ये जो जगह है, ये जगह, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट सेल कर देते तो आप जस्ट इमेजिन कि आप कितना एक लॉस अपने आप को दे चुके हो। तो यहाँ से कितना एक मार्केट ने ऊपर की जानिब ट्रेवल किया। ठीक है। तो आप सिर्फ सिर्फ आरएसआई की वैल्यू के ऊपर ये बात नहीं कर सकते। आरएसआई ने यहाँ पे एक अपने आप को एक ब्रीदिंग स्पेस दिया और हालांकि यहाँ तक आई, मगर देखिए ऊपर गया। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरएसआई अगर बिल फर्ज एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है तो वहाँ पे वो एक ब्रीदिंग स्पेस ले सकता है। और वो ब्रीदिंग स्पेस प्राइस एक्शन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि वो आगे एक बेरिश ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो जाए। देयर इज़ अ लाइकलीहुड। इसी तरह एक और एडवांटेज जो आप आरएसआई का ले सकते हैं वो ये है कि जिस तरह आप प्राइस एक्शन के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इसी तरह आप आरएसआई के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने जो है यहाँ 60 और 40 की वैल्यू यूज़ की है। ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जब भी मार्केट 60 को टच करती है तो कई दफ़ा उसको एज अ सपोर्ट लेती है और कई दफ़ा उसको एज अ रेजिस्टेंस लेती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, यहाँ पर भी इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करती रही, यहाँ पे भी रफली उसको एज अ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे रफली उसको सपोर्ट के तौर पे लिया, यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे लिया। ठीक है। इसी तरह 40 को अगर आप देखें तो कई दफ़ा 40 को यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट लिया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट लेता रहा। तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करें। अब ये तो मैंने बिल्कुल एक रफ सा बनाया था, मगर आप रीसेंट पास्ट के अंदर ये बना सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आरएसआई के अंदर कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करती है। इसी तरह अगर आप गौर करेंगे तो आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस भी लगा सकते हैं, और अगर आप इस पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो जनरली ये आपको पहले आइडिया दे देता है कि कुछ होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर से मैंने सारी लाइंस हाइड कर दी हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये इस पीक को ज्वाइन किया, इस पीक को ज्वाइन किया, और यहाँ पे इस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। अब अगर मैं आरएसआई के ऊपर यही ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो ये एक लाइन है। ठीक है। ये एक लाइन था, ये एक पीक था ना, ये यहाँ पे पीक था, इसको मैंने ज्वाइन किया। आरएसआई ने इस पर्टिकुलर दिन पे, जो कि 26 नवंबर 2020 का था, यहाँ पे आरएसआई ने मुझे ब्रेकआउट दे दिया था। ये मैंने जो वाइट लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये जो जोन था, मैं लाइन को दोबारा लेके आ रहा हूँ, ये यहाँ पे इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया था। मगर प्राइस एक्शन में इसने हमें जो ब्रेकआउट दिया है वो यहाँ पे दिया था, जो कि तकरीबन 1 दिसंबर का डे था। यहाँ पे 1 दिसंबर को इसने हमें एक क्लियर ब्रेकआउट इंडिकेट किया था। तो ये तकरीबन 3-4 दिन पहले आरएसआई ने हमें ये आइडिया दे दिया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है। हाँ, अब ज़ाहिरी सी बात है कि आप ये कह सकते हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस, प्राइस स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बट अगर आप देखें तो एक इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट कर दिया था कि एक ब्रेकआउट करीब है, ब्रेकआउट हो सकता है। तो आरएसआई का एक एडवांटेज आप ये ले सकते हैं कि आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस लगा के एक आइडिया ले सकते हैं कि जनाब कोई ना कोई ब्रेकआउट आने वाला है। मगर आप सिर्फ इसी के को रिलाई ना करें जब तक प्राइस एक्शन के ऊपर वो कंफर्म ना हो जाए। जब प्राइस एक्शन पे कंफर्म हो जाता है तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। कोई 2-4% से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट यूज़ जो जिसमें मतलब, चूंकि ये तो एक इंडिकेटर है ना, ये तो इंडिकेट करता है कि यार कुछ होने वाला है। वो क्या है? वो ये है कि आरएसआई आपको डाइवर्जेंस का बता सकता है, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस। अब बेसिकली बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है?
डाइवर्जेंस ये होता है कि प्राइस स्ट्रक्चर तो कुछ और बता रहा है, इंडिकेटर आपको कुछ और बता रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो प्राइस तो ऊपर की जानिब जा रही है, ठीक है। अब अगर हम इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे, यहाँ पे ये उल्टा नीचे की जानिब आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी हम, और मैं आपको और भी एग्जांपल्स ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि ये देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रहा है। मैं आपको चंद और एग्जांपल्स दिखा, ये KSE 100 के ऊपर मैंने काफ़ी सारी जगहों में बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंसेस आपको ड्रॉ करके दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसाल आप देखें कि प्राइस ऊपर जा रही है, इंडिकेटर आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक और स्पॉट है कि जहाँ पे प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है, मगर इंडिकेटर ने हमें एक डाइवर्जेंस शो की थी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सॉर्ट ऑफ हिडन डाइवर्जेंस है। अब हिडन डाइवर्जेंस से मुराद ये थी कि प्राइस ने वही जगह दिखाई थी, सेम टू सेम ही रही, मगर इंडिकेटर ने आपको क्या किया, हायर हाई बना दिया। यहाँ पे देखें, ये जो स्पॉट है, ये अगर मैं कहूँ तो ये सॉर्ट ऑफ सपोर्ट ही के तौर पे काम करे, यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ, मगर यहाँ पे इंडिकेटर ने आपको एक डाइवर्जेंस दिखा दी थी। और अगर आप, ये वही वाला स्पॉट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, इससे पिछले में मैंने आपको दिखाया था, तो ये वही वाली जगह। तो अगर आप ये देखते तो आपको पहले से आइडिया होता कि यार ये तो हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस भी आई हुई है, नॉट वेरी एविडेंट मगर सॉर्ट ऑफ हिडन है, मगर आप देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ये भी देख रहे थे कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया, तो इंडिकेटर ने आपको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके पास सॉर्ट ऑफ एक बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है, यहाँ पर आपके पास एक बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है, यहाँ पर आपके पास उल्टा बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है। ये देखिए, इंडिकेटर ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था। तो बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंसेस आपके पास अक्सर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोग डाइवर्जेंस के जब बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं, ठीक है, तो वो ये समझ बैठते हैं कि यार ये तो एक बुलिश डाइवर्जेंस है तो हमें बाय कर लेना चाहिए, ठीक है, और अगर बेरिश डाइवर्जेंस है तो हमें शॉर्ट कर देना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होता, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब सिंपल एक है, वो ये कि अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल गया है, बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, तो आप शॉर्ट सेल करना बंद कर दो, ठीक है। और इसके बरक्स अगर आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिलना बंद हो गई है, तो आप बेरिश डाइवर्जेंस के केस में बाय करना बंद करो। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्ज कीजिए हमने जो प्राइस स्ट्रक्चर को पढ़ा था, प्राइस स्ट्रक्चर ये कहता है कि यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर जोन को देखेंगे, इस जोन को अगर हम फोकस करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस स्ट्रक्चर के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है इस जोन में। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। वो ये कि ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ठीक है। तो अब हमारा उसूल ये होता है कि जब भी उसके बाद एक नया हाई बना, ठीक है, तो हम जब भी इस हाई का ब्रेक होगा तो हम एक बाय स्टैंस ले सकते हैं विद शॉर्ट्स, विद स्टॉप लॉस बिलो दिस, ठीक है, कि यहाँ पे आप बाय कर लो और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। मगर जब हमने यहाँ पे ये देखा, प्राइस स्ट्रक्चर पे तो हमारा कानून यही चलता है, मगर जब हमने यहाँ पे देखा कि नहीं, ये इंडिकेटर यहाँ पे नीचे की जानिब आ रहा है, तो ये तो हमारे पास एक बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है। तो जब आप बेरिश डाइवर्जेंस देखोगे तो आप बाय नहीं करना, ठीक है। अब आपने बाय नहीं करना, और अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लें या एग्जिट करने का प्लान बनाएं, ठीक है। इसके बरक्स जब आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने जो ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि जनाब यहाँ पे तक बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, तो जब मार्केट में बुलिश डाइवर्जेंस आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करना, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब सिर्फ ये है, डाइवर्जेंस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस आ गई है तो आप बाय कर लें, नहीं, बाय नहीं करना। बाय आपने कब करना है, बाय आपने वही
जो प्राइस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है कि अगर आपके पास वो पूरा होता है, या अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, तो अगर आपने बेसिकली मूविंग एवरेजेस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज करता है तो बाय कर लें, वैसे आपने बाय नहीं करना, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर हम अपनी सारी वीडियो को समराइज करना चाहें, तो इसकी समरी कुछ इस तरह से बनेगी कि आरएसआई बेसिकली एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है। इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, और उसी के दरमियान ये ऑसिलेट करता रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लासिक डेफिनेशन थी ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस की, वो इसमें काम नहीं करेगी। रादर अगर मार्केट बुलिश टेरिटरी में है तो आप बुलिश रहें, अगर बेरिश टेरिटरी में आती है तो आप बेरिश हों। सिर्फ इसलिए कि मार्केट ने 87-88 की आरएसआई को टच कर दिया है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वहाँ से ये एकदम नीचे गिर जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि वो वहाँ से थोड़ा सा ब्रीदर ले, अपने सपोर्ट जोन में आए और ऊपर चला जाए। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे पास ये पॉइंट नंबर 3 है, वो ये है कि आप किसी भी स्टॉक के लिए उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उसको ज़रूर जहन में रखें, या उसको देख लें। थोड़ा सा आप उसको स्क्रॉल करेंगे, यानी अगर ये है आप तो ज़रा सा इस तरह से करेंगे तो आपके पास काफ़ी ड्यूरेशन का डाटा निकल आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से आपके पास ये निकल आएगा। तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के सेव कर लें, याद रख लें, देख लें, क्योंकि वहाँ पर ब्रीदर लेने के बहुत चांसेस होंगे। वहाँ पर आप बाय मत करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, कूल डाउन करने दें। मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे आती है, बाजू का वही वैल्यू आ जाएगी दोबारा, जैसे कि हमने KC 100 इंडेक्स में देखा भी था कि यहाँ पे 40,000 के ऊपर टच करी थी मार्केट, ठीक है, इस जोन में। और मगर आरएसआई कितनी थी? 88.5, ठीक है। अब अगर आप उठा के देखें तो मार्केट ने अपने आप को ठीक ठाक क्या कहते हैं कूल डाउन किया हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट 47,000 पे खड़ी है, मगर आरएसआई आपके पास 64 है। अब 64 से 88 तक जाने के लिए, या इवन 85 पे जाने के लिए मार्केट के पास बहुत स्पेस है, स्पेस बहुत है। यहाँ से मार्केट ठीक ठाक ऊपर जा सकती है। तब जाके इसका 88 की वैल्यू आएगी और मार्केट दोबारा ब्रीदर लेने का सोचेगी। 78 भी हो सकता है, जनरली ये इस जोन 78-79 के जोन से भी ये ब्रीदर ले सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देख के एक डिसीजन ज़रूर लिया करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आरएसआई के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आप बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस को ज़रूर देखा करें इसके अंदर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इंडिकेटर्स में जो डाइवर्जेंस देखने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर है ना, वो आरएसआई नहीं है। आरएसआई का प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये एक ऑसिलेटर है, इसने अपने आप को कूल डाउन करना होता है। अगर आपने डाइवर्जेंस देखनी है तो डाइवर्जेंस के अंदर सबसे अच्छा डाइवर्जेंस आपका मैकडी के ऊपर आता है, क्योंकि मैकडी एक ऑसिलेटर नहीं है। तो बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैकडी का मेन एडवांटेज है ये कि वो आपको डाइवर्जेंस का बेहतर बताता है। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आती है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि एक लोअर लो बनाया होता है, मगर आरएसआई आपको ऊपर हायर हाई बना रही होती है। जो मार्केट है वो ऐसे करके लोअर लो बना रही होती है, और मगर इंडिकेटर जो है ना वो ऊपर जा रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपने इस लोअर लो फॉर्मेशन को शॉर्ट सेल नहीं करना होता, अब आपने होल्ड करना है, ठीक है। और इसके बरक्स अगर आपको बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ गई है तो अगरचे वहाँ पे इसका उल्टा होगा, हायर हाई बना होगा, आपने उसको बाय नहीं करना, वहाँ पर भी आपने होल्ड करना है। तो डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बाय सेल कॉल नहीं होती। तो डाइवर्जेंस के ऊपर मैं और वीडियो भी बना दूंगा, ताकि हम इसके अंदर जो बाकी हिडन डाइवर्जेंसेस होती हैं बाकी उनको भी हम देख लें। मगर इसका जो बेसिकली आरएसआई की हमारे पास समरी आती है वो यही है कि एक ऑसिलेटर है,
इसके अंदर आप टेरिटरीज में मार्क किया करें रादर देन के ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने के। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा करें। इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइंस लगा सकते हैं। इसके अंदर आप डाइवर्जेंस देखें। इस वीडियो को आप ज़रूर दोबारा बेशक देख लीजिएगा ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, अगर आपने एक ही इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस के अलावा लगाना है तो वो RSI ही होता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।